Assalamu alaikum, adab, namaste, very good evening or maybe still good afternoon from Bolton Studio. This is Imtiaz Patel Vediawala here, connecting you all from local to global, global to local. We are very privileged today, and it's a very special, different kind of program. In our studio, we have got very honorable Hazrat Muhammad Irfan Bawa Sahib Qadri. Along with that, on my right hand side, very honorable Shehnaz Madam Naushad Hussain Tirmizi. And of course, on my far and left, we have got Nausad Saab sitting. And we also have a very special guest connecting with us in the studio all the way from Ahmedabad, Professor Nazima Ansari Sahiba. So all of you, very warm welcome to Beavers. थैंक यू थैंक यू. आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई. एज फार एज आज का प्रोग्राम जो है वो इसलिए बहुत यूनिक है कि आज हम बात करेंगे लैंग्वेज की, आज हम बात करेंगे भाषा की, आज हम बात करेंगे जुबान की. और ख़ास तौर पे गुजराती तो हम बोलते रहते हैं क्योंकि माय मदर टंग इज़ गुजराती, सेकंड इंग्लिश एंड ऑलमोस्ट उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी कम्स ऑलमोस्ट थर्ड. बट इट्स गोना बी बिट चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि ये जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं वो उर्दू ज़बान के, उर्दू भाषा के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बरसों से उर्दू भाषा की ऐसी खिदमत की और आज भी वो जो दीप उनके दिल में है भाषा के लिए, उर्दू भाषा के लिए, और उर्दू को कैसे लोकल से ग्लोबल कनेक्ट किया जाए उसके बारे में वो एकेडमिक भी कोशिश कर रहे हैं, सोशल भी कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशनली भी कनेक्ट कर रहे हैं. तो जहाँ तक हज़रत मोहम्मद इरफान बावा साहब का तारुफ है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये अहमदाबाद से अपना ताल्लुकात रखते हैं, सूफ़ी घराने से हैं, जहाँ जैसे ही सूफ़ी घराने की बात आती है तो तीन अल्फाज मुझे याद आते हैं कि वो उनकी जो पूरी बुनियाद होती है वो प्रेम, सत्य और करुणा के ऊपर है. और बाबा साहब का जो एक शेर है उससे हम अगर ये प्रोग्राम शुरू करेंगे तो समा वैसे ही बन जाएगा कि तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा. ये बाबा साहब का जब इंट्रोडक्शन में पढ़ रहा था तो उन्होंने ये शेर मुझे खास भेजा कि इम्तियाज साहब ये मेरा बहुत ही फेवरेट शेर है कि तू शाहीन है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है. ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है. और बाबा साहब का जो कनेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम तिरमिजी साहब और कादरी सिलसिला के साथ उनके जो वारसदार जुड़े हुए हैं, और साथ साथ उनका जो कनेक्शन है वो चिश्ती सिलसिला से भी है. लेकिन इसके बारे में एक सेपरेट मुझे प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह. तो इनको हजरत ने ये मुझे रिक्वेस्ट की कि इम्तियाज साहब गुजरात में और जगह पे उर्दू का काम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है तो उसको आप बीबस के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करें और ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दें ताकि उर्दू ज़बान की जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसका जो फ्यूचर है वो लोकल से ग्लोबल तक जा सके. मेरे साथ है ऑनरेबल शहनाज मैडम नौशाद हुसैन तिरमिजी, जो कि MA BEd हिंदी इंग्लिश के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और आप हायर सेकेंडरी टीचर रहे हैं अहमदाबाद में. आई बिलीव कि आप सुपरवाइजर FD एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी रहे हैं और इनका भी ताल्लुक माशाल्लाह जो है सैयद घराना और हजरत इमाम तिरमिजी साहब के साथ इनका सिलसिला जुड़ा है. और आप कलाम सखी ग्रुप के साथ भी जुड़े, कलम सखी ग्रुप के साथ, जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे. एंड ऑफ कोर्स माय वेरी प्रोमिनेंट, माय वेरी एमिनेंट, वेरी ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर नाजिमा अंसारी साहिबा, जो कि इंडिया से, अहमदाबाद से जुड़ी हैं मेरे साथ. वो है सी इज एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, गुजरात आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद. और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हजरत मुझे करेक्ट करिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये तकरीबन 150 साल पुरानी, गुजरात की पहली, वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट प्री इंडिपेंडेंस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. सो यू कैन इमेजिन. और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला कि इसका जो आर्किटेक्चर भी है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक अलग अंदाज से बना हुआ है. और ख़ास तौर पर प्रोफेसर नाजिमा अंसारी साहिबा, मोर देन 25 ईयर्स आपने ये उर्दू डिपार्टमेंट में अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की है. एंड ऑफ कोर्स वेरी वार्म वेलकम टू नौसाद साहब, जो कि वो मेरी तरह थोड़े से हट के हैं. ही इज़ टैक्स प्रैक्टिशनर. तो अगर आपको कोई भी आंकड़ों के सवाल जवाब हो या आंकड़ों की उलझने हो तो आप नौसाद साहब के पास जाइएगा, और अगर शब्दों की उलझन हो तो आप आइएगा इन लोगों के पास जो मेरे आसपास बैठे हैं. सो वेरी वार्म वेलकम. तो सबसे पहले मैं शहनाज मैडम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी टीचिंग बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफली हमें बताएं कि कौन से स्कूल में आप पढ़ाती थी, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती थी, क्या माहौल था. जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम. सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं एक टीचर, बीइंग ए टीचर, मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है. लोग मुझे पूछते हैं कि तुम टीचर क्यों बनी, तो मैंने उन्हें बताया कि ये एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें
जीते जागते बच्चों के साथ तुम्हें काम करना पड़ता है। अगर आप दूसरा कोई प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको बेजान चीज़ों से काम करना पड़ेगा, लेकिन एक टीचिंग का प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें तुम जीते जागते बच्चों के साथ अपना काम कर सकते हो और आप जो मैसेज देना चाहते हो वो सीधा डायरेक्ट उनको कनेक्ट होता है। तो आप वहाँ पे देखें ताकि आप डायरेक्ट हमारे बी बस के जो मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स हैं उनसे बात कर सकेंगे। या प्लीज जी, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरे शौहर का हाथ है, क्योंकि बीइंग ए टीचर और घर में जॉइंट फैमिली के साथ रहकर जॉब करना और ऐसे समाज के लिए कुछ काम करना ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी किया। सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले मैंने प्राइमरी में जॉब की, अरोमा हाई स्कूल उस्मानपुरा। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और कहते हैं ना कि जो प्राइमरी में जो पढ़ाता है वो बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब होता है और प्राइमरी का टीचर बेस्ट टीचर माना जाता है। फिर उसके क्योंकि हम जो भी अखलाक बच्चों को सिखाते हैं वो बचपन में उनको ज़्यादा, क्योंकि वो रूट्स होते हैं और रूट्स को हम जितना मजबूत करेंगे वो आगे जाकर एक अच्छा पेड़ बनेंगे। जी, हर एक कामयाबी के फाउंडेशन इंसान का मजबूत होना चाहिए। तो प्राइमरी बीइंग ए प्राइमरी टीचर मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला, लेकिन मेरी डिग्री हायर सेकेंडरी की थी, MA BEd। तो मैंने सोचा कि मैं इतने तक महदूद नहीं रहूँगी, मुझे और डेवलपमेंट करना है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है वो भी आज गुमराही के रास्ते पर जा रही है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर मैंने FD एजुकेशन सोसाइटी में अपना पहला इंटरव्यू दिया और पहले इंटरव्यू में पास हो गई। तो FD एजुकेशन सोसाइटी वो अहमदाबाद का बहुत ही बड़ा इदारा माना जाता है, 31 ज़्यादा से भी ब्रांचेस उसकी है और उर्दू मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ बच्चे उर्दू मीडियम के भी है, गुजराती मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। तो ये तीनों लैंग्वेज से हम लोग कनेक्टेड है। तो टीचर के लिए हम कहते हैं ना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि अ टीचर इज ए कमिटेड मैन, कमिटेड टू हैव द फेथ इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इन द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। यानी एक टीचर एक ऐसा होता है कि जो समाज की फलाह बहबूदी के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और मैंने 33 ईयर्स एज ए टीचर और एज ए सुपरवाइज़र अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। तो ये मेरे लिए बड़ी बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस मौके पर मुझे ये बोलने का मौका मिला। क्या बात है। तो शहनाज मैडम, आपने कहा कि आपका जो कनेक्शन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी लंबे अरसे तक रहा है, तो इसमें ख़ास तौर पे जो गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन का कनेक्शन जो होता है वो एम्पावरमेंट से होता है, सशक्तिकरण, और वही बुनियाद है इंसानियत की आज़ादी की, इंसानियत की सोच की, बेहतर इंसान बनने की। तो हाउ इम्पोर्टेंट गर्ल्स एजुकेशन particularly I'm asking in a very positive spirit, ये मैं बहुत पॉजिटिव पूछ रहा हूँ कि compared to other society there is still a little bit of element within the Muslim society कि भाई गर्ल्स एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। वेदर ये बात सच्ची है, अगर सच्ची है तो क्यों, और अगर सच्ची नहीं है तो भी गर्ल एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? गर्ल एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक जैसे लड़के को अगर तुम पढ़ाओ लिखाओगे तो उसकी सिर्फ एक फैमिली संवर सकती है, लेकिन एक लड़की को पढ़ाओगे तो पूरी पीढ़ी संवर जाती है, यानी पूरी पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि एक लड़की माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और एक अच्छी बहू भी है, पत्नी भी है, यानी कितने सारे किरदार वो अदा करती है। और कहते हैं ना कि भाई वो औरत की ज़िंदगी या एक लड़की की ज़िंदगी गुलाब के फूल की तरह होती है कि जिसके दामन में कांटे होते हैं, फिर भी वो कांटों को हमेशा मुस्कुराते हुए, अपना दर्द सहते हुए समाज के लिए कुछ करना चाहती है। तो ये गुलाब का फूल ऐसा है कि जो खुद भी यानी दूसरों को खुद भी खुशबू देता है और दूसरों को खुशबू से महरूम नहीं रखता। एक औरत की ज़िंदगी ऐसी है। और गर्ल्स एजुकेशन में सबसे बेस्ट एक माँ को कहते हैं कि सबसे बड़ी पहली जो मकतब है बच्चे की, वो माँ की गोद होती है, और माँ की गोद से जो सीखा जाता है वो कभी भी ज़ाया नहीं होता, वो इंसान की एक अच्छी तरबियत की निशानी होता है। तो एक माँ के लिए सबसे पहला काम यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें। और आज हम हालात देख रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अगर अल्लाह चाहता तो हमारे हाथ में बैगिंग बॉल देता, यानी हाथ में भीख का कटोरा। लेकिन हम खुशनसीब है, वो बच्चे खुशनसीब है कि जिनको किताबें दी,
जिनको पेन दिया, जिसको पढ़ने के लिए बस्ता दिया, तो अगर ये ना होता तो आज ये किताबों से हम ताल्लुक़ न रख पाते। और इल्म व ईमान ही दर असर है, मोमिन के दिल की रोशनी जो मुस्तकिल इस पर रहा दोनों जहां में शाद है। तो यहाँ ये इल्म इतना इम्पोर्टेंट है, और गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वो अगर शादी ब्याह घर में है तो बड़े भाई बहन को संभालती है, और बड़ी होगी तो वो बहू बनेगी, वो अपनी फैमिली को संभालेगी, फिर माँ बनेगी, और माँ बनकर यानी सब पूरी जो अपनी फैमिली है उसको साथ में लेकर चलेगी। जिस तरह से एक बरगद का पेड़ अपने आसपास के ब्रांचेस को कैसे अपने प्यार से संजोकर अपने साथ रखता है, वैसे एक माँ का किरदार है, रोल है। तो गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन है। अगर लड़की को पढ़ाते हैं तो हमारी फैमिली बहुत ही ऊपर आ जाएगी, यानी उसका जो गोल है, वो मकसद है, वो और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके जो ख्यालात है वो वास्ट होंगे, तो वो अपने फैमिली को उसका फ़ायदा पहुंचा जाएगी, और उसके आगे जो आगे पीढ़ी होगी, बच्चे, तो वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। Very nice response, and I'm sure that this message is going through quite powerfully, quite nicely when it comes to education. Generally, is very important, but particularly for girls and for women empowerment. शहनाज मैडम, लास्ट वेरी ब्रीफली आपका मैसेज आज के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बाद में मैं बात करूंगा, एक मुख्तसर सा सवाल है अपने बाबा साहब के लिए, नौशाद भाई के लिए, और फिर हम बात करेंगे प्रोफेसर नाजिमा अंसारी साहिबा से। तो आज के बच्चों के लिए एज एन एजुकेशनिस्ट आपका मैसेज क्या होगा? आप प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहूँगी कि आज हम देखते हैं कि 21वीं सदी में हम आगे बढ़ चुके हैं। 21वीं सदी में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इस तरक्की के साथ हमने अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेहतर से बेहतर सहूलत मिले, और इस सहूलत के लिए आज क्या हो रहा है, माँ और बाप दोनों जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उस बच्चे के पास अपनी फीलिंग्स को शेयर करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको मोबाइल दिया जाता है, और मोबाइल को हम कहते हैं इडियट बॉक्स। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहती कि मोबाइल खराब है, पर आप कैसे देख रहे हो, उसका कैसा इस्तेमाल करते हो। लेकिन शमा से आग भी जलती है, रोशनी भी, दोष शमा का नहीं है, उसका इस्तेमाल करने वाले का है। मोमबत्ती को हम अंधेरे घर में उजाले के लिए काम में ला सकते हैं, और इसी मोमबत्ती से आग भी जला सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे बच्चों को मतलब कैसे इससे दूर रखें। आज हमने घर को एक होटल बना लिया है, सब मोबाइल पे काम मतलब मोबाइल देख रहे हैं, और बच्चों की फीलिंग्स शेयर करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा माँ बाप से ये खास मैसेज है कि आप बच्चों के पास बैठकर उनसे इंटरेक्ट कीजिए। अगर इंटरेक्ट नहीं करोगे तो वो बच्चा मोबाइल की तरफ जाएगा, और इस वजह से उसकी फीलिंग्स शेयर नहीं होगी और गुमराही के रास्ते पर जाएगा। That's a very good message, sir. आई विल लीव दिस ओपन। मैं ये ओपन रखना चाहता हूँ कि आपकी जो उर्दू शायरी है वो आप अभी पढ़ना चाहेंगी या प्रोग्राम के एंड में? जब भी जैसे भी आप मुनासिब प्रोग्राम के एंड में सही रहेगा। जी जी, क्योंकि वो उर्दू अदब से हाँ, पूरा कनेक्शन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे क्विक क्वेश्चन बहुत, एंड फिर मैं आऊँगा बातचीत करने के लिए माशाल्लाह हमारे अहमदाबाद से जो जुड़े हैं प्रोफेसर नाजिमा अंसारी साहिबा से, जो कि बहुत ही पेशेंटली वेट कर रही है हमारे सवाल जवाब और बातचीत करने के लिए। तो नौशाद भाई, शहनाज बहन ने ये कहा कि नॉर्मली कहावत ये है कि भाई हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत होती है। अब यहाँ पे उन्होंने दांव उल्टा मार दिया कि भाई एक औरत की कामयाबी के पीछे मर्द का हाथ है। ये बहुत दिनों के बाद मैंने सुना। काश कि ये कहावत मेरे घर में छोटी बेगम बोलती, लेकिन ऐसा आप कैसा फील कर रहे हैं इसके बारे यार, डू यू टेक दैट क्रेडिट? थोड़ी बहुत फिर बहुत क्रेडिट लेना चाहते हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक ही इज ब्लशिंग एंड ही इज साइंग। बाबा साहब माशाल्लाह सूफी घराने से तो आप जुड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो हैं उर्दू लैंग्वेज से भी जुड़े हैं, उर्दू लिटरेचर से जुड़े हैं, संस्कृति से जुड़े हैं, हेरिटेज से जुड़े हैं, हिस्ट्री से जुड़े हैं। तो जबान कितनी अहम है, और उर्दू का जो अभी गुजरात में खास तौर पे जो स्टेटस है वो किस तरफ जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और आपसे गुफ्तगू हो के की बहुत मज़ा आया, मगर अभी कैफियत बदल चुकी है मेरी कुछ।
तो एक शेर याद आ रहा है कि कैफियत सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, अच्छा। नजर मिले फिर उनसे सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना कहाँ तमाम करूं. क्या बात है, क्या बात है, बड़ा अच्छा. ये तो फिर मुशायरे की तरफ ले जाएंगे मुझे आप, हैं, उर्दू भाषा. अभी मैं और ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता. हमारे गुजरात के बहुत हिलती फुलती यूनिवर्सिटी का तकल्लुफ दूं. ऐसी शख्सियत हमारे सामने जब खड़ी है तो मैं ये चाहता हूं कि आप उनसे ज्यादा राब्ता करेंगे तो ज्यादा मालूमात मिलेगी. क्या बात. और उनकी 25 ईयर्स की खिदमत है उर्दू पे, और अभी हम मिलजुल के उर्दू के सेमिनार और उर्दू को फरोग कैसे करनी उसके लिए हम आप से भी जुड़ते हैं. और आपने जो माध्यम दिया डिजिटल माध्यम जी, जी. ग्लोबल पे उर्दू जबान को कैसे फरोग करना, तो मैं ये आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे मैम से आप उनकी गुफ्तगू सुनिए. तो प्रोफेसर नाज़िमा अंसारी साहिबा, फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है बी बज़ बोल्टन यूके से. और आपने ये जो वक्त दिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये दावत कबूल की, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो सबसे पहले तो हमारे देखने वालों को प्रोफेसर साहिबा ये बताइएगा कि आपका एज अ स्टूडेंट से लेकर उर्दू डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर बनने का सफ़र कैसा रहा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आदाब. मैं प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िमा अंसारी, सदर शोबाए उर्दू, एसोसिएट प्रोफेसर गुजरात आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज. मैं शहर अहमदाबाद की साकिन हूँ और उससे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, बड़ी अकीदत करती हूँ. और मेरी जर्नी में अगर कहूँ तो सबसे पहले मेरा शहर अहमदाबाद रहा. और कई सालों तक ये समझ लीजिए कि जब तक मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई मैं शहर से बाहर ही नहीं गई, क्योंकि मुझे मेरे शहर की हवाओं से मोहब्बत थी, उसकी रूहानियत से मोहब्बत थी, वो यहाँ की सूफियों से मोहब्बत थी, क्योंकि इसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है. और मैं सबसे पहले रब्बुल इज्जत का शुक्र, अपनी बात पेश करूं कबल इसके, तो सबसे पहले मैं रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे यह मौका इनायत किया कि आज बैनुल अक़वामी सतह पर, एक बैनुल अक़वामी सतह पर एक प्लेटफॉर्म गुजरात की सरजमीन और उर्दू अदब की अजीम रिवायत पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे आपने ये मौका इनायत किया. इसके लिए मैं बी बज़ मीडिया की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. मैं बैनुल अक़वामी मीडिया फॉर्म पर अपनी बात दुनिया के सामने, दुनिया के उर्दू शायकीन के सामने तक जो पहुंचाने का मौका मुझे आपने इनायत किया है, खुसूसी तौर पर जनाब इम्तियाज पटेल साहब, जनाब फारूक साहब, और खास तौर से हमारे बाबा साहब भी, क्योंकि वो हमारे बीच में उन्होंने कुल का रोल अदा किया है. मैं इरफान बाबा साहब की भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिनके ताउन, मोहब्बत और हौसला अफजाई से मेरी अदबी और तहकीकी आवाज इस आलमी सतह तक पहुंची. क्या बात है. जैसा कि आपने जिक्र किया कि मेरी बचपन से लेकर अभी तक की जर्नी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक ऐसा घर मिला कि जो मेरे वालिद साहब और हमारे यहाँ जब मैंने शुरुआत की, जब मैंने आंखें खोली, मैं याद करती हूँ तो मैं जब से मुझे याद है कि मैं तीसरे दर्जे में पढ़ती थी, यानी 3rd स्टैंडर्ड में, लेकिन उस वक्त मेरे यहाँ 5 मैगजीन आते थे. जो उर्दू के 5 मैगजीन नायाब मैगजीन थे वो हमारे घर में आते थे, और हमारी बहन और हमारी ये कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाए. और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जरिया नहीं था कुछ पढ़ाई के सिवा, तफरीह का कोई जरिया नहीं था, कोई टीवी नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, तो हम जल्द से जल्द उसको खत्म करके वहां से हम आगे कि सोचते थे कि इसके बाद दूसरी किताब कौन सी पढ़ी जाए. और उसको पढ़ाई करते करते मुझे किताबें जो पढ़ने का शौक मेरा, यानी उसमें जो जुनून में तब्दील हो गया. और यहाँ तक कि फिर मैं नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ने लगी, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी मैंने रोमानी नॉवेल भी पढ़ी और मजहबी नॉवेल भी पढ़ी. और शुरुआत मेरी मजहबी नॉवेल से कससुल अंबिया से हुई, क्योंकि घर में थोड़ा दीनी माहौल था, तो मैंने सबसे पहले कुरान शरीफ में जितने भी पैगम्बरान हैं उनकी हयात, उनकी खिदमत और उसकी जर्नी के मुतालिक पढ़ा. उसके बाद जो नॉवेल्स पढ़े, उससे एक फायदा ये हुआ कि मैं बहुत अच्छी और फसी उर्दू लिखने और पढ़ने लग गई बहुत जल्द. और उस जर्नी में मुझे सबसे इतनी दिलचस्पी हुई कि मुझे पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ नजर ही नहीं आता था. और उसकी अल्लाह ने अपनी कामयाबी भी फिर अता की, जैसे कि हमारे पास जो अभी मैडम की मैं गुफ्तगू सुन रही थी,
उसी स्कूल में मुझे भी मौका मिला कि मैंने एफडी स्कूल से ही अपनी हाई स्कूल में और हाई सेकेंडरी की तालीम वहाँ से हासिल की। बहुत अच्छा माहौल था वहाँ भी। हमारे यहाँ उर्दू के ताल्लुक रखने वाले बहुत उस्ताद बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छी तालीम थी वहाँ की। तालीम और तरबियत की गुजरने के बाद लेकिन जब मैं कॉलेज में आई तो फर्स्ट ईयर मैंने एफडी में ही किया, लेकिन कुछ उस वक्त वो नया दौर था और कुछ प्रोफेसरों की तकर्रुरी का मसला था। इस वजह से मैंने गुजरात आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, जहां फिलहाल मैं प्रोफेसर हूँ, वहां पे मैंने एडमिशन ले लिया। सेकंड ईयर से जब मैंने वहां एडमिशन लिया तो मेरे सामने एक नया फर्क था, वो को एजुकेशन था। अभी तक मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, वो को एजुकेशन था। बहुत ही खूबसूरत इमारतें थी, बहुत ही खूबसूरत मंजर हमारे सामने था। और हमारी ये कॉलेज के मुतालिक गुफ्तगू करती चलूं तो ये कॉलेज हमारी 1878, यानी कि आज ये समझ लीजिए कि आज हम 150 साल पूरे करने जा रहे हैं हम उस कॉलेज के। और बड़ी ही यानी अंग्रेजों की कायम करदा कॉलेज है और वही तभी से ये हमारा उर्दू और फारसी का जो शोबा है वहाँ यानी शुरू हो गया था। और उससे आगे का तो मुझे बहुत याद नहीं, लेकिन हमारे साथ जो हमारे उस्ताद थे वो बताया करते थे कि जब ये गुजरात और महाराष्ट्र की तकसीम हो गई तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से भी एक हमारी प्रोफेसर उदय मैम वहां से ट्रांसफर होकर गुजरात कॉलेज में आई थी। और मैंने जिन प्रोफेसरों को जाना बहुत ही काबिल प्रोफेसर थे, फारसी और उर्दू का शोबा भी उनके साथ में था। और उससे करीब में ही हमारे यहाँ एक एनजे लाइब्रेरी है, बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है। और वहाँ एक शेख साहब हुआ करते थे, लाइब्रेरियन थे, तो वहाँ किताबें भरी पड़ी थी। मुझे किताबों का शौक था। गुजरात यूनिवर्सिटी के कॉलेज की लाइब्रेरी पूरी की, उसके बाद एमजे लाइब्रेरी पूरी की और उसके बाद मुझे उस वहां से ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि जब मैंने उर्दू से पढ़ाई शुरू की कि जो शोरा को जो उदबा को हम बहुत बहुत ही मुख्तसर में पढ़ा करते थे। जैसे कि इकबाल की एक नज्म आ गई, गालिब की एक गजल आ गई और मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना पढ़ लिया। लेकिन जब हम कॉलेज में पहुंचे तो ये चीज आशिकारा हो गई हमारे सामने कि ये जो हमने छोटी छोटी जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको पूरी एक तफसील से पढ़ना है और पूरे फलक को हमें जानना है। और वो फलक को जानने की कोशिश में, उसको नई नोट्स बनाने की कोशिश में मैं आगे बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते बीए भी कर लिया, जो मैंने भी उस वक्त माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से हमारी कॉलेज एफिलेटेड है तो उसमें उस वक्त बीए में भी मैं गोल्ड मेडल लिस्ट रही। फिर एमए में भी मैंने सबसे टॉप गोल्ड मेडलिस्ट हासिल, उस लिस्ट में मेरा नाम है। लेकिन चूंकि अब देखिए यहाँ से मैं थोड़ी बेदार हो चुकी हूँ तो मैं वहां पे देखती हूँ कि सभी तलबा को जो है मेडल दिया जाता है लेकिन हमें एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है क्यों उर्दू के तलबा को। क्यों कि हमारे वालों का जहन उस तरफ ही नहीं गया। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी मेडल के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में उसके लिए डोनेशन दिया जाना चाहिए और कोई भी एक हमारे यहाँ से जो डोनेशन में, चाहे कोई संस्था हो या कोई अपने वालिदैन के नाम से किसी के नाम से भी वो मेडल का नाम जो है वो दे दिया जाता है और वो मेडल गुजरात यूनिवर्सिटी वाले उस शख्स की जानिब से देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ, मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी में और टॉप होने के बावजूद उस पे मेडल नहीं मिला, यानी बीए में और एमए में सर्टिफिकेट मिला, तो मुझे ये एहसास बहुत शिद्दत से हुआ, बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारी कौम में बेदारी बहुत कम है, हमारी तरफ एजुकेशन की तरफ यानी हमारा जहन नहीं है कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो काम हमें करने चाहिए हमारी कौम ने नहीं किए हैं। ये ख्याल मुझे जब पैदा हुआ और बीएड करने के बाद मैंने गुजराती से किया और रब्बुल आलमीन को नवाजना था, पता नहीं उससे कुछ काम लेने थे या रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है उसको नवाजता है। तो बस रब्बुल आलमीन का करम था कि मैंने जैसे ही एमए किया उसके बाद 98 में जो है वो वैकेंसीज बाहर आई और 2000 में यानी उसकी फरवरी में उसकी इंटरव्यूज थे और 17 कैंडिडेट ने उसमें हिस्सा लिया था। लेकिन सबसे टॉप पे मैं रही माशाल्लाह और सबसे छोटी भी थी कि बहुत कम उम्र के अंदर में जो है अल्लाह ने मुझे नवाजा और इतनी बड़ी कॉलेज की जिसका मैंने बहुत ख्वाब भी नहीं देखा था। जी जी। और उस जगह पे मुझे जो है मेरी जो है अपॉइंटमेंट हो गई। उस वक्त जब मैंने वहां पहुंची, अब उस नजरिए से देखना शुरू किया कॉलेज को, तो जब हम कॉलेज को देखते हैं तो वहाँ हमारे असातिज़ा भी वही हैं और हम जब पढ़ते थे तो हमने कभी इस जानिब सोचा ही नहीं
कि उर्दू में पढ़ने वाले 5, 6, 7, 8 बच्चों से ज्यादा तादाद नहीं थी गुजरात कॉलेज में। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एफडी में पढ़ने वाले बच्चे एफडी तक महदूद हो जाते थे, क्योंकि वो आगे गुजरात कॉलेज तक 1 किलोमीटर तक उनके वालिदैन जो है बच्चियों को वहां आगे भेजना नहीं चाहते थे, और को एजुकेशन था या जो भी कमी वैसी रही थी। तो लोगों ने कहा कि आपकी अभी अपॉइंटमेंट हुई, यानी हमारे करीब करीब तकरीबन असातिज़ा जो थे वो उस उम्र में थे, उस दौर में थे कि वो 4-4 साल के बाद करके 2012 तक सभी रिटायर्ड हो गए, यानी 3-4 जो। तो उन्होंने कहा कि आपकी एज तो बहुत यंग है और आप क्या करोगे उर्दू में, जब इन्होंने पूरी जिंदगी के अंदर इतने तलबा की ये तादाद रही और इसका तो कोई खास मुस्तकबिल नहीं है उर्दू का। मैंने कहा कि कैसे उर्दू का मुस्तकबिल क्यों नहीं है, इतनी खूबसूरत जबान है, वलियों की जबान है, हमारी यानी हिंदुस्तान की सरजमीन की गंगा जमनी तहजीब है, तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जिद्दोजहद की, कोशिश की, और एक ही 2 ही साल के बाद जो हमारी क्लासरूम में 6, 7, 8 बच्चे हुआ करते थे, उसकी जगह पे 28-30 बच्चे वहां पे मौजूद हो गए थे। और ये मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और बहुत बड़ी कामयाबी मिलने के साथ साथ एक हमारे यहाँ इस्लामिक कल्चर नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था साथ में उर्दू का, और मैं बचपन से बड़ी शौकीन थी, और उसके जो पेपर पढ़ाया जाता था उसके कोई असातिज़ा नहीं थे, क्योंकि चूंकि मैंने बताया उरेजी मैडम बॉम्बे से यूनिवर्सिटी से गुजरात यूनिवर्सिटी में तशरीफ लाई थी, तो साथ ही वो सब्जेक्ट भी आ गया था। तो अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो उर्दू में है, फारसी में है, तो इस्लामिक कल्चर कौन पढ़ाएगा। तो मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी मुझे ले लीजिए। तो मैं क्योंकि बहुत उस वक्त यंग भी थी, कोई काम भी नहीं था, तो मैंने कहा ये जिम्मेदारी मैं उठा लेती हूँ। और उस जिम्मेदारी के फर्जे में जो उसमें बच्चों में 4-5 बच्चों की तादाद थी, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो दूसरे दिन मेरी क्लास में 25-30 तलबा मौजूद हुए। मैंने कहा कि आपके इतने बच्चों के एडमिशन है नहीं इसमें, तो आप इतने सारे बच्चे इस्लामिक कल्चर के लेक्चर में कैसे हो सकते हैं। तो कहा कि मैम, ये जो 4-5 दोस्त थे हमारे, उन्होंने जाके जो हमें बातें की, तो हमें एहसास हुआ कि हमने तो कुछ जाना ही नहीं, खुद के बारे में नहीं जाना, इस्लाम के बारे में नहीं जाना, कुरान के बारे में नहीं जाना, तो हमारा एडमिशन भले ही कहीं भी हो गया हो, हम आपके क्लास में हाजिर ही रहेंगे। और उस खिदमत के तहत अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा रब्बुल आलमीन ने, कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर हमारी जर्नी जो है वो पीर मोहम्मद शाह तक पहुंची जी। और ये देखिए कि वो करम है कि उस वक्त जो है पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी में बहुत ही अच्छे सेमिनार मुनक्किद किए जाते थे, क्योंकि वो गांधी गुजरात साहित्य अकेडमी उर्दू, उसके जो प्रोग्राम वगैरह थे, वहाँ के जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर मोहिउद्दीन बॉम्बेवाला साहब, और वहाँ के पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी के जो ट्रस्टी वगैरह थे, वो मिलकर बड़ी उर्दू की खिदमत कर रहे थे। और उस वक्त में जो हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर वारिस हुसैन अलवी साहब, जो वहाँ हमारे यहाँ की बहुत ही मशहूर और मारिफ कॉलेज है सेंट जेवियर्स कॉलेज, उसमें वो उस्ताद रहे थे इंग्लिश के, अंग्रेजी के, लेकिन उससे कबल वो उर्दू के प्रोफेसर रहे थे। और वर्ल्ड लेवल पे, यानी उर्दू की मैं बात करूँ उर्दू की, तो उर्दू के वो यानी अव्वल नंबर के नकाम, और बहुत ही यानी बहुत उनकी शख्सियत का मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि मुझे खास तौर से जब हम जाते हैं तो वहाँ उनसे जब पहले ही एक सेमिनार में जब मैंने पेपर प्रेजेंट किया, तो उसके वो सदर थे हमारे साहब, और वो उनकी मौजूदगी में पेपर पढ़ना मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी। तो मुझे लग रहा था कि सर इतने किताबों के मुसन्निफ हैं और इतना अच्छा बोलते हैं कि आप सुनते जाइए। अब उनकी निगरानी में, उनकी सदारत में मुझे पेपर पढ़ना था। मैं मुंशी प्रेमचंद पे जब मैंने वो पहला पेपर पढ़ा, तो सर ने मुझे जो अल्फाज कहे, आज भी वो मेरे लिए हौसला अफजाई के लिए बहुत, यानी ये समझिए उसके बाद मुझे किसी के हौसला अफजाई की जरूरत ही नहीं रही। मुझे प्रोफेसर वारिस हुसैन साहब ने कहा कि बेटा, कि आज मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ और बहुत अच्छा लिखता भी हूँ, कई मेरी किताबें भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैंने आज तुझे सुना कि कभी पढ़ना लिखना बंद मत करना और कभी हौसला मत हारना। क्यों? कि जब मैं तेरी उम्र में था
तो ना मैं तेरी तरह पढ़ता था ना मैं तेरी तरह लिखता था. माशाल्लाह, और वो ये अल्फाज वारिस हुसैन अलवी साहब ने कहे क्या बात है. और वो मेरी जिंदगी बन गए. उसके बाद सर के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात होते रहे और मेरा घर जिले में जब रास्ते में उनका घर आता था तो बहुत मरतबा उनके पास में पहुंच जाती थी और उनका जो रिहाइश थी उसके पीछे एक छोटा सा कब्रिस्तान जैसा था, आंगन था, वहां हम बैठते थे और काफी तवील गुफ्तगू होती थी. और वो अपने हाथों से कभी उन्होंने घर वालों को तकलीफ नहीं दी. आज उनकी बेटी भी उनके साथ रहती थी, फरजाना आपा, उनकी मिसेस भी जो एक स्कूल में ही मुदरसा रही थी. लेकिन उसके बावजूद वो मुझे हमेशा अपने हाथ से चाय बना के पिलाते. माशाल्लाह. मुझे आपको पोस्ट करना पड़ेगा प्रोफेसर साहिबा, मैं बहुत माजरत के साथ चाहता हूँ क्योंकि हमारा जो रिकॉर्डिंग टाइम स्केल है वो 30-35 मिनट्स टाइम आउट का होता है. तो मैं ये चाहता हूँ, नहीं मैं बिल्कुल ही बाअदब ये चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट सिर्फ एक न हो, मेरे ख्याल से ये तो 4-5 पॉडकास्ट बनने चाहिए क्योंकि जो आपकी जर्नी है, लाइफ के आपके पड़ाव हैं, आप जो रेफरेंसेस दे रही हैं, जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है उनके साथ जो आपकी मेमोरीज हैं, ये सारा मैं चाहता हूँ कि हम पॉडकास्ट 1, पॉडकास्ट 2, पॉडकास्ट 3 में कवर करें. लेकिन हमारे पास 5 से 6 मिनट हैं. मैं उसमें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में कम से कम आप 2 चीजें हमें बताइए कि जो अभी मैंने आपका वो बायोडाटा वगैरह पढ़ा और हजरत से जो मेरी बातचीत हुई तो तकरीबन 3 स्टूडेंट्स ने आपके अंडर में ये जो उर्दू की पीएचडी कंप्लीट की है प्रोफेसर नाजिमा अंसारी साहिबा, तो सबसे पहले तो बीबस के हवाले से और दुनिया में जहां जहां लोग लैंग्वेज से कनेक्टेड है आपको बहुत बहुत मुबारकबादी कि एक प्रोफेसर होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, एक गुरु होने के नाते, उस्ताद होने के नाते ये बहुत बड़ी बात है कि 3 स्टूडेंट्स को आपने पीएचडी कंप्लीट करवाई. तो इसके ऊपर 1-2 मिनट थोड़े से आपके फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करिएगा. और दूसरा कि बी बस के हवाले से ये जो प्लेटफॉर्म अभी लोकल से ग्लोबल है तो उस हवाले से उर्दू कहाँ है और उर्दू कहाँ जानी चाहिए उसके बारे में आपके 1-2 रिकमेंडेशन अगर आप 2-3 मिनट में कंक्लूड करेंगे. फिर हम पॉडकास्ट 2 में इंशाल्लाह जो बाकी, मैंने ये पन्ना खुला भी नहीं, देखिए मेरे पास सवालों की यहाँ बिल्कुल लिस्ट बनाई है. ये सारे सवाल आपको पूछने थे तो ये तो बिल्कुल वैसे ही रहे क्योंकि आपकी सफर तो अभी शुरू हुई है. तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर काफी डीप में हम बात करेंगे. लेकिन इन 2 मौजू के ऊपर आप हमें थोड़ा सा एनलाइटन कर दें कि हाउ यू फील कि 3 स्टूडेंट्स आपने तैयार किए और उर्दू कहाँ खड़ी है, उसको कहाँ ले जाना चाहिए और आपके 1-2 रिकमेंडेशन प्लीज. थैंक यू. जी सर. आपने जैसा कि बात की, हमारे यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी से हमारी कॉलेज एफिलिएटेड है और स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में जो फिलहाल अभी डायरेक्टर है नूतन में, वहाँ उसकी डायरेक्टर हैं और उर्दू शोबे की भी वो सदर हैं और उनकी भी इस पीएचडी वगैरह बहुत ही रहनुमाई रही. और जैसे कि मैंने बताया 1965 के गुजरात यूनिवर्सिटी तो थी लेकिन उसमें असातिज़ा की कमी जो भी कह लीजिए, लेकिन वहाँ पे पीएचडी जो है वहाँ पे बच्चों के लिए बड़ी तंगी रही थी. एमए तक के लिए हमें पढ़ाया जाता था और जब पीएचडी करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था. अब जो दिक्कतें हमने उठाई थी तो हमने चाहा कि जब हम यहाँ सेट हुए उसके बाद एसोसिएट के बाद कि यहाँ पीएचडी शुरू होनी चाहिए. तो 2019 में पीएचडी हमने यहाँ पे मैं पीएचडी की गाइड बनी और पीएचडी शुरू किया. मेरी निगरानी में कम से कम 6-7 बच्चों ने जर्नी को शुरू किया. लेकिन उसके बीच में कोविड भी आ गया तो फिर थोड़े से हम ताखिर हुई. ताखिर से आने के बाद अभी 2 अप्रैल को मेरे ही अंडर में 2 स्टूडेंट्स ने पीएचडी की और 20 जुलाई को जो मैं खास तौर से बात करना चाहूंगी मजहरुल अलवी की अदबी खिदमत और उनकी हयात और अदबी खिदमत के ऊपर जो पीएचडी हुई वो खास तौर से मेरे लिए बहुत अहम इसके लिए है कि मैं इसके लिए आपको उसके लिए 2 मिनट आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा कि जो मैं शुरू से जो फील करते हैं हम कि गुजरात की उर्दू को जो है फलक पे बहुत रोशन नहीं किया गया, जबकि गुजरात से बहुत ही रोशन सितारे जैसे कि मैंने पहला नाम लिया प्रोफेसर वारिस हुसैन अलवी साहब, दूसरे हमारे मोहम्मद अलवी साहब जो बहुत एक जदीद नज्म के लिखने वाले हैं और तीसरे मजहरुल अलवी साहब.
کہ جو یہ ہمارے یہاں مظہر العلوی صاحب جو ہمارے یہاں ترجمہ نگار کے طور سے ابھر کر آئے، اس وقت جو آج کی طرح کے ترجمے نہیں جو منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس دور میں انہوں نے بین الاقوامی جو ہمارے لٹریچر تھا اس کو ادب سے جوڑا، اور اردو میں باہر کے جو انگریزی ناولس وغیرہ کے اردو میں ٹرانسلیشن کیے، اور ہم نے ان بیرون ملک کو ان کی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بہت بڑی بات تھی ہماری. اور یہ پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے کہا کہ بھائی اب اردو ہے جس کا نام ہم نہیں جانتے ہیں داغ، اور سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کی شروعات ہوئی تو انہوں نے پہلی غزل لکھی اردو کی جس کا ایک مصرع فارسی میں تھا اور دوسرا اردو میں، زحال مسکی مختوم تغافل، بالکل دورائے لینا بنائے بتیاں. ایک جو ہے وہ پہلا اس میں فارسی میں ہے، اور دوسرا ہماری جو ہندی کہا جاتا تھا، گجری کہا جاتا تھا، دکنی کہا جاتا تھا، اردو میں ہے. اور شبان ہجرا دراز کیوں زلف، ہاں، اور روز وصلت کیوں عمر کو تھا، یعنی کہ تیری جو جدائی کے دن ہیں، جو ان کے جو دن ہیں وہ تو عمر کی طرح چھوٹے ہیں، اور جو جدائی کے دن ہوتے ہیں وہ تیری زلف کی طرح چھوٹے ہیں. پروفیسر صاحبہ ٹائم آؤٹ کی وجہ سے کنورسیشن کٹ ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات چیت مکمل رہے اور اس کے اوپر واقعی ہم لوگ پوڈ کاسٹ بنائیں گے. آئی پرومس. باقی میں بتا رہی تھی کہ وارث الوی کے بعد بھی بہت اچھے یعنی رہے. اس کے بعد ہمارے یہاں سے خاص یہ بات کہنا چاہوں گی کہ پہلے اردو کا صاحب غزل، صاحب دیوان شاعر محمد ولی گجراتی، جسے دکنی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ جو ساوجی الدین کی خانقاہ میں گزارا. تو وہ جب اپنا دیوان لے کر دہلی پہنچے تو دہلی والوں کو پتا چلا کہ ریختہ میں بھی اتنی اچھی شعر گوئی کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تینوں میں نے کہا کہ محمد الوی نے ہمیں جدید اس کو علم دیا، ہم کو تجربہ دی. کہیں اتنی روشن فلک پہ انہیں بہت سارے بین الاقوامی میں اس وقت پروفیسر الوی صاحب کو دوحہ قطر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اس سے جڑا. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ گجرات کو یا تو اگنور کیا جا رہا ہے، یا پھر اتنی ہماری آواز اتنی بلندی تک نہیں پہنچ پائی ہے. اور یہ پہلی مرتبہ یہ موقع ہے بز کے تعلق سے کہ مجھے بہت آزاد خوشی ہے کہ میں اپنی باتیں وہاں تک پہنچا پائی ہوں. یہ میرا ایک درد ہے کہ یہ جو اردو ہے یہ خسرو کی پہلی ہے. آپ نے اس کو ایک نظم بہت خوبصورت نظم میں کہا ہوگا. ولی کی غزل ہے، میر کی ہمراز ہے، اقبال کی فکر ہے، فیض کی آواز ہے، ہندوستان کی مٹی کی خوشبو ہے. اور اس پلیٹ فارم پر جب اب ہم بس کی میڈیا کے تعلق سے جو ابھی اردو کی ادبی روایت، جس میں ہم نے گجرات کی ادبی روایت کو بھی کچھ موقع ہمیں ملا کہ میں کچھ باتیں آپ تک پہنچا سکی، یہ میرا اعزاز ہے. اور میں اس بات کا بھی اعزاز محسوس کرتی ہوں کہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں. بس کا بھی ایک مرتبہ پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اردو بھی آسان نہیں ہے. اردو زبان بہت آسان تو ہے نہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عشق ہے، اور عشق سے کبھی چھٹی نہیں ملتی. یہی ہمارا سب کا تعلق ہے. جو ایک مرتبہ یہ اردو ہے جو اس کی عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، وہ اس کی زلفوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے. اور نہیں کھیلے گئے داغ یاروں سے کہہ دو، اس کو یاد کرتی ہوں کہ نہیں کھیلے گئے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے زبان آتے ہیں. کیا بات ہے. اور PhD کے تعلق سے تو یہی کہوں گی کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ابھی یہ کائنات ناتمام ہے شاید. اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک جو ہے پروگرام ممکن نہیں ہے کہ ابھی یہ کائنات ناتمام ہے شاید، دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. بہت بہت شکریہ. کچھ ہو جائے، کب کچھ ہو جائے. تو یہ PhD کی شروعات ہے. ابھی 3 PhD ہوئے ہیں. ابھی بہت سارے ادیبوں کو، بہت سارے شعراء کو، بہت سارے لوگوں کو دنیا سے متعارف کرانا باقی ہے. اس کا سلسلہ آگے جاری رہے. میں ہمارے یہاں جو یہ صوفی صاحب عرفان صاحب یہاں موجود ہیں، اسی طرح ایک ہمارے یہاں گجرات ٹوڈے میں ان کے جو مامو صاحب سراج الدین ترمذی صاحب نے گجرات ٹوڈے شروع کیا اور صحافت کو پہلی مرتبہ روشناس کیا. صحافت کیا تھی؟ اردو میں نہیں، اردو یہ نہیں کہہ سکتے قوم کی آواز ہی نہیں تھی. پروفیسر صاحبہ we have to conclude the conversation. We have to conclude the conversation. I'm so sorry کیونکہ وہ ٹائم کٹ آف ہو جائے گا تو یہ اچھا نہیں رہے گا. لیکن یہ وعدہ رہا
सर आपको बहुत ये बहुत नहीं शुक्रिया। ये वादा रहा कि ये मुलाकात भी अधूरी रही, ये सिलसिला भी अधूरा रहा। अक्टूबर में बी बस की टीम इंडिया आ रही है। बाबा साहब की सरपरस्ती में हम चाहते हैं कि न सिर्फ दूसरी बार आपसे मिले, एक लंबी अच्छी बातचीत भी हो, ये जो बातें अधूरी रह गई उसको हम पूरी कर सके। आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जाएंगे और खास तौर पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट की है उनसे भी मिलेंगे। एक मुशायरे का भी थोड़ा सा हो जाएगा इंतजाम, तो वो भी मजा आ जाएगा। तो ये मुलाकात, ये बातें अधूरी रही। मैं बहुत ही माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइम आउट की वजह से हमें 35-40 मिनट का प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगी, उर्दू भी बहुत अच्छी लगी, और आप ये जो एकेडमिक और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हैं वो भी एक सराहने लायक है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू। मैं हमारी जो शहनाज मैडम, उनके पास उर्दू पोएट्री थी लेकिन उसका रिकॉर्डिंग हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोग्राम को मुझे एंड करके उसको हम पार्ट 2 में शामिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. बाबा साहब जो हमारे बीच में ब्रिज है, उन्होंने हमें जोड़ा है, नौशाद साहब का भी, और शहनाज मैडम आपका भी बहुत जी बहुत सर, शुक्रिया। आपका भी तो बहुत उर्दू अदब शुक्रिया। से लेकर एजुकेशन से लेकर कुछ सूफियाने ख्यालात, कुछ शेरो शायरी, ये पॉडकास्ट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सेगमेंट बन गया जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। You've been watching Imtiaz Patel, Vadiawala, connecting you all from local to global, global to local. We talked about Urdu language, we talked about Urdu civilization, we talked about Urdu within the academic and education framework, along with my producer, CEO and founder Farooq Ugradar, and of course my wonderful studio team, our studio manager and creative director Sadaf Bhai, and our supporting technical assistant and young president Tanzila. Keep watching Bebus, local to global, global to local. Thank you.